गुड मॉर्निंग, मैं शिवाशी सुमन। आप देख रहे हैं पीसीएस अकेडमी पटना। आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल महीना 2024 का अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य जो है उसका पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 में 4 टॉपिक है, फिलहाल लिखा हुआ है 2 टॉपिक अभी और लिखेंगे और टोटल आज कंप्लीट कर देंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पीएम नरेंद्र मोदी की कतर यात्रा से 3 दिन पूर्व ही कतर ने मृत्युदंड पाए 8 भारतीय पूर्व नौसैनिक को रिहा कर दिया। अभी जैसा कि पहले ही पढ़े हैं कि पीएम मोदी फरवरी 14-15 को कतर की यात्रा पर रहे। कतर की यात्रा पर पीएम मोदी जाते उसके पहले ही कतर ने भारतीय जो 8 नौसैनिक पूर्व नौसैनिक जो कतर में गिरफ्तार कर लिए गए थे जासूसी के आरोप में, कतर ने उसको रिहा कर दिया। उसे मृत्युदंड दे दिया गया था लेकिन कतर ने फिर से रिहा कर दिया और उसके बाद फिर पीएम मोदी का कतर का यात्रा होता है। अच्छा माहौल में यात्रा होता है क्योंकि कतर ने भारत के लिए एक अच्छा काम किया था। तो एक अच्छा माहौल में दोनों देशों के बीच में समझौता होता है। समझौता किस चीज़ का होता है? तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में और आपका टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों में क्या होगा कि दोनों मिलकर समझौता किया। व्यापार के क्षेत्र में ये सब समझौता किया है, ठीक है ना। तो आप जान लीजिए कि 14-15 तारीख को फरवरी को कतर यात्रा पर मोदी गए। बदले में क्या हुआ? 8 नौसैनिक पूर्व नौसैनिक का रिहाई। इसके साथ साथ समझौता हुआ। समझौता दोनों देशों के बीच में क्या क्या हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। ऊर्जा के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में और आर्थिक व्यापार, आर्थिक जो एक दूसरे के बीच में जो व्यापार होगा उसको बढ़ाना है। आर्थिक सहयोग, आर्थिक सहयोग हेतु एक दूसरे को हेल्प करने के लिए प्रतिबद्धता जाहिर किया है दोनों देश मिलकर, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही था, कुछ विशेष इसमें नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तनाव की समाप्ति के लिए भारत व चीन के बीच सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता का 21वां दौर हुआ है। अभी 21वां दौर हुआ है, ठीक है। चलिए देखिए, जो एलएसी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहाँ एक क्षेत्र है चुशुल मोल्डो। चुशुल मोल्डो में ही चाइना का और भारत का सैन्य कमांडर मिले और वहाँ पर सीमा पर किसी तरह का तनाव नहीं हो उसके लिए मीटिंग करते हैं। अपने मतभेदों को बातचीत के माध्यम से हल करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये नक्शा है भारत का, कुछ इस तरह से है ना, इस टाइप से कुछ नक्शा होगा। तो एलएसी जो है, एलएसी चुशुल मोल्डो आपको यहाँ पे पड़ेगा, इस एरिया के पास। जब मैप देखिएगा तो यहाँ के आसपास आपको चुशुल मोल्डो मिलेगा। तो यहाँ पर मीटिंग हुआ है भारत और चीन के सैन्य कमांडर के बीच में। मीटिंग किस बात के लिए कि एलएसी पर कोई तनाव नहीं हो, अगर कोई दोनों देशों के बीच में मतभेद है तो बातचीत करके उसको हल कर लिया जाए। ये कैमा दौर का मीटिंग था, तो ये 21वां दौर का मीटिंग था, ठीक है ना। जैसा कि हमको पता है कि जून 2020 में गलवान घाटी में टकराव हुआ था। गलवान घाटी कहाँ है? तो यहीं पे आसपास में है, देखिएगा पता चल जाएगा गलवान घाटी। तो गलवान घाटी के आसपास में पूरा एक तरह से टकराव का माहौल बन गया था दोनों देशों के बीच में। कुछ सेना शहीद भी हुए थे। तो वैसा स्थिति फिर दोनों देश के बीच में उत्पन्न हो, इसके लिए बीच बीच में सैन्य कमांडर स्तर की वार्ता होती रहती है और अपना मतभेद को वो लोग बातचीत के जरिए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं दोनों देश, चीन और भारत, ठीक है। तो बस यही था, इसमें कुछ और वैसा नहीं था। जगह का नाम याद रखिएगा, चुशुल मोल्डो हो सकता पूरे दिन ऑब्जेक्टिव में, चुशुल मोल्डो।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हिंद महासागर सम्मेलन 2024 ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में संपन्न। हिंद महासागर सम्मेलन, हिंद महासागर सम्मेलन क्या होता है? तो हिंद महासागर के पास जितने भी देश अवस्थित हैं वे आपस में मीटिंग करते हैं, सम्मेलन में भाग लेते हैं और एक दूसरे को सहयोग करते हैं। किस क्षेत्र में सहयोग करते हैं? तो सुरक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक दूसरे को सहयोग करने का प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं और मिलकर काम करने का एक दूसरे को भरोसा देते हैं। ये 7वां बैठक था, हिंद महासागर का 7वां बैठक था ये, ठीक है। ये हुआ ऑस्ट्रेलिया का पर्थ में, इसको लिख लेते हैं हम लोग। सातवां बैठक है हिंद महासागर सम्मेलन का, कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया का पर्थ। पर्थ में हुआ है, ठीक है। और इसको करवाने वाला था विदेश मंत्रालय, भारतीय विदेश मंत्रालय के सहयोग से इंडिया फाउंडेशन इसको करवाया है, ठीक है। भारतीय विदेश मंत्रालय के सहयोग से इंडिया फाउंडेशन करवाया है, ठीक है। इसका थीम है स्थायी और सतत हिंद महासागर की ओर। थीम क्या है? स्थायी और सतत हिंद महासागर की ओर। थीम स्थायी और सतत हिंद महासागर की ओर। क्लियर? इसका थीम हो जाएगा। थीम इम्पोर्टेंट रहता है, वो याद रखिएगा। और कहाँ हुआ है? पर्थ में। ये ज़्यादा दो इम्पोर्टेंट, थीम और किस जगह पर हुआ है? तो पर्थ में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में हुआ, ठीक है। ये 7वां दौर का था। चलिए, जैसे कि बता ही दिए कि क्यों करते हैं, तो आपस में लोग मिल बैठकर सुरक्षा, सहयोग, कनेक्टिविटी के क्षेत्र में एक दूसरे को मदद करने का प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं। इसके लिए हिंद महासागर सम्मेलन एक मंच प्रदान करता है इन लोगों को मिलकर बात करने का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के लोकतंत्र सूचकांक में भारत का विश्व में 31वां स्थान। देखिए, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ये ब्रिटेन का एक निजी संस्था है। ये क्या करता है? तो विश्व के देशों में लोकतंत्र की क्या स्थिति है उसका सूचकांक के माध्यम से उसको दर्शाता है, ठीक है ना। सूचकांक के माध्यम से इसको दर्शाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग समझ जाते हैं कि नंबर 1 पर कौन है? देखिए, इसका नाम है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, जारी यही करता है लोकतंत्र सूचकांक। जारी करता है, कहाँ है? ब्रिटेन में। ये इंटेलिजेंस इकोनॉमिक यूनिट कहाँ है? ब्रिटेन में है। यही लोकतंत्र सूचकांक जारी करता है। इसमें देखा जाए तो कुल देशों की संख्या कितना है? कुल देशों की संख्या 167 है। कुल देश 167 देशों को शामिल किया गया है। अब 167 देशों में, 167 देशों में लोकतंत्र की क्या स्थिति है उसका ये आकलन करता है। इसमें नंबर 1 पर, इसमें सूचकांक को समझिए कि 0 से लेकर 100 तक रहता है। 0 से लेकर 10 तक रहता, 10 तक रहता है ना। और जिसके पास जितना ज़्यादा स्कोर रहेगा उसका लोकतंत्र की स्थिति वैसा रहेगा, ठीक है। चलिए, तो नंबर 1 पे नॉर्वे है लोकतंत्र के मामले में। नंबर 1 पर नॉर्वे है। उसको कितना स्कोर मिला है? तो 9.81, 9.81, ठीक है ना।
इसको स्कोर मिला है, अच्छा खासा स्कोर है, 10 में अच्छा खासा स्कोर लाया है, इसको नॉर्वे को नंबर 1 पर है। भारत भारत की स्थिति देखिए तो जैसा लिखा हुआ है 41वां स्थान मिला है, इसको 41वां स्थान मिला है। कितना में 167 देशों में इसको भारत का लोकतंत्र को 41वां स्थान मिला है। इसका जो सूचकांक है स्कोर है 7.18, 7.18 इसको स्कोर मिला है। इस स्कोर के जरिए भारत का लोकतंत्र को खामी वाला लोकतंत्र है ना कहा गया, दोषपूर्ण लोकतंत्र को कहा जा सकता है, दोषपूर्ण लोकतंत्र, दोषपूर्ण लोकतंत्र। भारत का जो लोकतंत्र है वो दोषपूर्ण लोकतंत्र की कैटेगरी में शामिल हो गया, क्योंकि 8 या 8 से ऊपर रहता है तो पूर्ण लोकतंत्र होता है, 6 से ऊपर लेकिन 8 से कम रहेगा तो दोषपूर्ण रहेगा। तो देखिए 7.18 जो है 6 से ऊपर है लेकिन 8 से कम है, तो क्या हो जाएगा, ये दोषपूर्ण लोकतंत्र में आ जाएगा। तो हो सकता है कैटेगरी ही पूछ दे, कुछ रैंकिंग ना पूछे, 41वां के बारे में ना पूछे, स्कोर ना पूछे, पूछ दे कि कैटेगरी किस कैटेगरी में भारत के लोकतंत्र को रखा गया है इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जो हाल ही में लोकतंत्र का सूचकांक जारी किया गया है, उसमें भारत को किस कैटेगरी में रखा गया है, पूर्ण लोकतंत्र, दोषपूर्ण लोकतंत्र, हाइब्रिड डेमोक्रेसी है ना, जिसको संकर लोकतंत्र कहते हैं, उसमें सत्तावादी और डेमोक्रेसी दोनों मिला रहता है, या सत्तावादी कंप्लीट सत्तावादी, तो आपको समझना पड़ेगा। तो इसमें दोषपूर्ण लोकतंत्र में शामिल किया गया है, ठीक है, बस इतना ही और कुछ विशेष नहीं। अगर अंतिम देखिए तो अफगानिस्तान को दिया गया, अंतिम भी देख लीजिए, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान है, ठीक है ना। तो पहला याद रखिएगा, अंतिम याद रखिएगा, और भारत का अपना रैंकिंग याद रखिएगा, ठीक है। 5 मिनट हाँ करेंगे इसको। एक और है, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का रिकॉर्ड अब रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनेनेंको के नाम। अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का जो रिकॉर्ड था, अभी पहले जेनेडी पडाल्का को था, ये भी रूस के ही रहने वाले थे, जेनेडी पडाल्का। अब इनका रिकॉर्ड कौन तोड़ दिया है, तो तोड़ दिए हैं ओलेग कोनेनेंको, ये भी रूस की हैं। दोनों 878 दिन 11 घंटा ये रही, पोडेल्को रही थी, और अभी जो ओलेग कोनेनेंको है वो 878 दिन 12 घंटा के हिसाब किताब कुछ ऐसा, आधा घंटा का आधा मतलब फर्क है, कुछ मिनट से आगे निकल गई, तो हम लोग समझ जाते हैं बातों को। अंतरिक्ष में सबसे अधिक दिन तक रहने का ना रिकॉर्ड, अधिक समय तक, सर्वाधिक समय रहने का रिकॉर्ड कौन बनाया है? पहले कौन थी? तो पहले थी आपको पडाल्का, है ना, जेनेडी पडाल्का पहले। ये भी रूस की थी। अब वर्तमान में इनका नाम हो गया क्या? ओलेग कोनेनेंको। है ना, ये रिकॉर्ड सबसे अधिक समय तक रहने का बना, अंतरिक्ष में रहने का बना दिए, ठीक है। समय है 878 दिन दोनों रहा, लेकिन मिनट में दोनों का अंतर है, तो मिनट में ज़्यादा रह ली है। तो बस याद रखना कि सबसे अधिक समय तक यही रहने वाली है। बस आगे हम लोग देख लेते हैं अगला टॉपिक। देखिए अगला है मीरा रोबोट।
के जरिए अंतरिक्ष में सर्जरी का पहला परीक्षण। एक रोबोट है, उसका शॉर्ट फॉर्म मीरा है, MIRA, मीरा है ना, उसके द्वारा अंतरिक्ष में सर्जरी करवाया गया है। ये परीक्षण करने वाला है नासा, और एक यूनिवर्सिटी का नाम है नेब्रास्का लिंकन यूनिवर्सिटी, है ना, यानी नासा प्लस नेब्रास्का लिंकन यूनिवर्सिटी, है ना, ये दोनों मिलकर परीक्षण किया है। किसका? मीरा के द्वारा। मीरा क्या है? रोबोट है। क्या करवाया गया है? तो सर्जरी करवाया गया है। कहाँ? अंतरिक्ष में। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वर्तमान में जैसे कि पता है कि सारे देश अंतरिक्ष में स्टेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं, वहाँ अंतरिक्ष यात्री रहेंगे, कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो रोबोट के द्वारा उनका सर्जरी किया जा सकता है, इलाज भी किया जा सकता है। ठीक है, डॉक्टर नीचे से उसे ऑपरेट करते रहेंगे, रोबोट ऊपर काम करता रहेगा और उनका इलाज हो सकता है आने वाले समय में, जब कम्प्लीटली अंतरिक्ष का दुनिया सामने नजर आने लगेगी। अभी तो अंतरिक्ष स्टेशन ही लग रहा है, उसका आगे का बात है। ठीक है, तो ये काम हो जाएगा। बस इसमें इतना ही। रोबोट का नाम मीरा ने, याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। 9वां रायसीना संवाद नई दिल्ली में संपन्न हुआ। 9वां रायसीना संवाद नई दिल्ली में संपन्न हुआ। ये करवाया है विदेश मंत्रालय यानी भारतीय विदेश मंत्रालय के सहयोग और ऑब्जर्वर रिसर्च के द्वारा ये रायसीना संवाद करवाया गया है। ऑब्जर्वर रिसर्च सहयोग किसका मिला? भारतीय विदेश मंत्रालय। तत्वाधान मतलब जो उसको लीड किया, ऑब्जर्वर रिसर्च, है ना। इसमें मुख्य अतिथि रहे आपका ग्रीस का राष्ट्रपति, ग्रीस का प्रधानमंत्री कौन थे? आपका किरियाकोस, जो ग्रीस का PM किरियाकोस। पूरा नाम याद रखने कोई जरूरत नहीं, किरियाकोस याद रखिएगा। ठीक है ना, किरियाकोस उसका मुख्य अतिथि थे। दोनों देश ने मिलकर समझौता भी किया है, विशेषकर आतंकवाद और व्यापार के क्षेत्र में। आतंकवाद और आर्थिक सहयोग, एक दूसरे के प्रति आर्थिक सहयोग करवाना है। इसका थीम क्या है? संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग, निर्माण। चतुरंगा थीम, चतुरंगा का है संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। ठीक है, ये इसका थीम रहा। समझौता हुआ आतंकवाद के क्षेत्र में और आर्थिक सहयोग। ठीक है, और एक मोबिलिटी एंड माइग्रेशन का जो एग्रीमेंट था, उस पर भी दोनों जन समझौता कर रहे हैं, दोनों देश मिलकर समझौता कर रहे हैं, ताकि व्यापार के लिए, व्यवसाय के लिए कामगार, कारीगर एक देश से दूसरी जगह जो मूवमेंट करते हैं वो आसानी से हो सके, है ना। तो मोबिलिटी माइग्रेशन एग्रीमेंट भी दोनों देश साइन करना चाहते हैं। तो बस इतना ही था। इस तरह से पूरा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य हम लोग का कंप्लीट हो जाता है प्रत्युत्तर दर्पण का। अगला क्लास में हम लोग आर्थिकी देखेंगे, इकोनॉमिक्स को देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।